Hello, dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am coming back with another important topic that is relating to Specific Relief Act. That is also an important part of injunction. In the last previous class of Specific Relief Act, we have already discussed about the injunctions. We have the introductory class about the injunctions, and in which we have already completed the temporary injunctions and preventive relief or preventive injunction. So in today's class we further continue from the remaining portion. चलिए आज देख लेते हैं, पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर जिसने नहीं देखा है सुना है वो एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो इंजंक्शन एक्चुअल में होती क्या है? इंजंक्शन का मतलब होता है कोर्ट्स के वो ऑर्डर होते हैं जो किसी भी पार्टी को कहते हैं कि या तो आपको कोई एक्ट करना है या नहीं करना। इंजंक्शन जो है हमेशा पार्टी के जो पार्टी होते हैं उसी को ही इंजंक्शन जो उसके अगेंस्ट इश्यू किया जाता है, ना कि कोई थर्ड पार्टी के। इंजंक्शन की क्या क्या टाइप्स है मैंने आपको बताया था, प्रिवेंटिव, टेम्परेरी, परपेचुअल। तो मैंने क्या क्या टाइप आपको बताए थे? फर्स्ट इज प्रिवेंटिव बताया था, सेकंड जो है टेम्परेरी बताया था, थर्ड जो है वो परपेचुअल बताया था। ये तीनों टाइप मैंने बताए थे। इसके अलावा एक मैंडेटरी भी होता है जो हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने आगे देखा कि कब रिफ्यूज की जाती है। सेक्शन 41 कहता है कि रिफ्यूज किया जा सकता है, और व्हेन इट कैन बी ग्रांटेड, कब ग्रांट की जा सकती है, तो ये सेक्शन 38 बताता है। तो हमने जो है अभी टेम्परेरी इंजंक्शन को किया है। अभी हम ये दो टॉपिक जो आज कवर करेंगे, कब रिफ्यूज किया जाएगा 41 में है, लेकिन उसके अलावा कब जो उसके एक्सेप्शन जो है जिसके तहत हम ग्रांट कर सकते हैं वो 42 में है। आगे हमने प्रिवेंटिव इंजंक्शन देखा था, सेक्शन 36 डील करता है इसके बारे में। फिर हमने आगे टेम्परेरी इंजंक्शन देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सीपीसी से गवर्न होता है। ऑर्डर 39 जो है वो सीपीसी का इससे डील करता है। स्पेसिफिकली कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है एट एनी स्टेज ऑफ द सूट की किसी भी स्टेज पर। फिर कहते हैं ग्राउंड्स क्या है। सेक्शन 95 जो है उसको अगर हम ऑर्डर 39 रूल 1-2 के साथ समझते हैं तो कुछ ग्राउंड्स मैंने आपको डिस्कस करवाए थे। डिटेल डिस्कशन जिसने नहीं देखा है वो जो इस वीडियो पर जाइए, आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की प्लेलिस्ट पर जाओगे, क्रैश कोर्स लिखा होगा उस पर, और उसके अंदर आपको ये सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। फिर ग्राउंड्स देखे थे हमने। अब हमने देखा प्रिंसिपल्स क्या, प्राइमा फेसाई केस होना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल इरिपेरेबल इंजरी, मान लो कोई अगर आज इंजंक्शन नहीं दिया गया तो कोई रिपेयर ऐसी इंजरी हो जाएगी जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। फिर है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होना चाहिए। उसके बाद कुछ फोर्थ पॉइंट था, ही हु कम्स इनटू इक्विटी मस्ट बी कम्स विद द क्लीन हैंड्स, के साथ उसे आना चाहिए। फिर हमने अदर फैक्टर्स देखे थे। आज हम डिस्कस करेंगे परमानेंट और परपेचुअल इंजंक्शन क्या होते हैं। देखिए परपेचुअल और परमानेंट का मतलब है जो एट द एंड ऑफ द सूट, फाइनल डिसीजन के टाइम पर जो डिग्री पास होती है उसमें परमानेंट इंजंक्शन दिया जा सकता है, दिया जाता है। वो भी कोर्ट अगर देखेगी कि हाँ अब जो प्लेंटिफ उसके फेवर में सब कुछ एविडेंसेस आ रहे हैं तो परमानेंट इंजंक्शन जो है दिया जा सकता है। तो परमानेंट इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन इज ग्रांटेड बाय द कोर्ट्स टू रिस्ट्रेन, सबसे पहली चीज रिस्ट्रेन करेगा द पार्टी फॉर एवर हमेशा के लिए, फ्रॉम डूइंग द एक्ट, जो एक्ट आया है उस जिस एक्ट की कंप्लेंट है उसकी फर्दर डूइंग के लिए। हाउएवर दिस परपेचुअल और परमानेंट इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड आफ्टर फाइनल हियरिंग, ये ग्रांटेड होता है फाइनल हियरिंग एंड डिग्री हैज बीन पास, जब डिग्री पास हो जाएगी बाय द कोर्ट एंड दिस इज कंप्लीटली डिसाइडेड ऑन मेरिट्स, पूरी तरह से मेरिट्स पर डिसाइड होता है। परमानेंट और परपेचुअल इंजंक्शन गवर्न किए जाते हैं। सेक्शन 38 से 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में बता रहा है कि वहां पर परपेचुअल इंजंक्शन का डिस्कशन है। उसके बाद है इट डिटरमाइंस द राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टीज, जो डिटरमाइन करता है जो राइट है पार्टीज के, उन दोनों पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन किया जाता है। अब सेक्शन 38 को अगर हम रीड करते हैं, परपेचुअल इंजंक्शन क्या है? सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस कंटेन, जो कोई अदर प्रोविजंस दिए हुए हैं इस एक्ट में और रेफर्ड और बाय दिस चैप्टर, इस चैप्टर में दिया हुआ है। परपेचुअल इंजंक्शन में भी ग्रांटेड द प्लेंटिफ टू प्रिवेंट, फर्स्ट चीज है प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, कोई ऐसा ब्रीच किया गया है जो ऑब्लिगेशन बनता था सामने वाली पार्टी का, उसने वो परफॉर्म नहीं किया और उसका ब्रीच हो गया है, उसका वायलेशन हो गया, उसके लिए जो है रोकने के लिए। वेदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड, चाहे वो एक्सप्रेस फॉर्म में हो या इम्प्लाइड फॉर्म में, या मान लो एक्सप्रेसली साफ तौर पर दिखाई दे रहा है या एक कंडक्ट से शो हो रहा है कि ऐसा कोई ब्रीच हुआ है, तो उस मामले में परपेचुअल इंजंक्शन दिया जा सकता है। When any such obligation arises from contract, मान लो ऐसा कोई ऑब्लिगेशन है किसी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट की बात आ गई, कोर्ट शैल बी गाइडेड, कोर्ट क्या करेगी, जो चैप्टर 2 जो है इसी का पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग उससे प्रिंसिपल को गाइड करेगी।
व्हेन द डिफेंडेंट इन्वेट्स का मतलब है दखल देना। जब डिफेंडेंट इन्वेट कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, ऐसी धमकी दे रहा है प्लेंटिफ को कि वो इन्वेट करेगा, दखल देगा, किसमें? प्लेंटिफ के राइट में। पहली चीज, प्लेंटिफ का राइट एंजॉयमेंट, सबसे पहला पार्ट आ जाता है प्लेंटिफ का, पहले तो राइट होगा, ठीक है, फिर उसके एंजॉयमेंट में है या उसकी प्रॉपर्टी में है। तो कोर्ट क्या कर सकता है? परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है। कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? सबसे पहली चीज, वेयर द डिफेंडेंट जो है वो खुद एक ट्रस्टी है, प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी का ट्रस्टी है, जो प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी संभाल रहा है, लेकिन वो उसमें नाजायज दखलंदाजी कर रहा है, अनलॉफुली दखलंदाजी कर रहा है, इन्वेट कर रहा है। वेयर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड ऑफ, या मान लो ऐसा कोई एंटिक पीस है या कोई ऐसी चीज है जिसको जो है स्टैंडर्ड ही नहीं है कि उसको कैसे आप असर्टन कर पाओगे, कैसे उसकी वैल्यू जो है अगर ब्रीच हो जाता है तो कैसे उसकी वैल्यू जो है डैमेज को आप शो कर पाओगे, नाप पाओगे, या लाइकली टू बिकॉज, या लगता है कि ऐसा कोई डैमेज क्रिएट हो सकता है, या इन्वेशन के द्वारा। इन्वेशन का मतलब होता है इन्वेड कर लिया दखलंदाजी के द्वारा। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नो स्टैंडर्ड फॉर असर्टनिंग द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड और लाइकली टू बी कॉज्ड, तो उस मामले में कोर्ट कह सकता है वेयर द इन्वेशन का मतलब जो दखल अंदाजी है, इज सच दैट, वो इस प्रकार की है, दैट कंपनसेशन जो है, कंपनसेशन देकर भी उसकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, उस मामले में भी कोर्ट अलाउ कर सकती है। वेयर द इंजंक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट, जहां पर इंजंक्शन इसलिए जरूरी है कि फर्दर जो मल्टीप्लिसिटी नए और सूट फाइल ना किए जाएं, अलग अलग सूट्स फाइल ना किए जाए, उसके लिए भी कोर्ट जो है वहां पर अलाउ कर सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, उन ग्राउंड्स पे कोर्ट जो है परपेचुअल इंजंक्शन दे सकती है, वो भी फाइनल हियरिंग के बाद होगा। अब इसको हम थोड़े से इलिस्ट्रेशन से समझेंगे। ये इलिस्ट्रेशन मैंने पूरा डिटेल्ड में उठाया है, 1877 का जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वहां से उठाया है। ये सारे इलिस्ट्रेशन कवर करने के बाद आपके अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी कि किसी प्रकार का डाउट रह जाएगा। ए लेट्स सर्टन लैंड्स टू बी, ए क्या करता है? कुछ लैंड्स बी को देता है, एंड बी कॉन्ट्रैक्ट नॉट टू डिग, और उसको कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो वहां पर क्या करेगा? नॉट टू डिग करेगा, खोदेगा नहीं मिट्टी, एंड ग्रेवल थ्रू आउट, और उसमें जो ग्रेवल है उसमें एक फावड़ा जिसे कहते हैं वो भी नहीं मारेगा। ए में सू फॉर इंजंक्शन, अब ए जो है इंजंक्शन के लिए सूट फाइल कर सकता है कि रिस्ट्रेन कर दे बी को कि वो फर्दर जो है वायोलेशन ना करे कॉन्ट्रैक्ट, और डिग ना करे, कुछ खुदाई ना करे। हो गया समझ में? आपको आ गया? ट्रस्टी है जो बार बार ट्रस्ट को ब्रीच करने की धमकी दे रहा है, इसको ट्रस्टी, उसका एक और साथी, एक प्रॉपर्टी उसके दो ट्रस्टी है, उसका को ट्रस्टी जो है इफ एनी अगर है, शुड अगर चाहे तो ऑफिशियल ओनर को सू कर सकता है इंजंक्शन के लिए कि वो ब्रीच हो रहा है। तो को ट्रस्टी भी यहाँ पर ब्रीच के लिए सूट फाइल कर सकता है इंजंक्शन का। द डायरेक्टर है ऑफ पब्लिक कंपनी, एक कंपनी है उसके डायरेक्टर्स हैं, आर अबाउट टू हैव अ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल, जो कमाई हो रही है उसमें से कुछ पार्ट जो है कंपनी के वो देते हैं या बोरो कुछ उधार ले रहे हैं। एनी ऑफ द शेयर होल्डर, कोई भी शेयर होल्डर जो है उनको रोकने के लिए इंजंक्शन ला सकता है। डायरेक्टर्स ऑफ ए फायर एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, को ये कंपनी है जो फायर और लाइफ इंश्योरेंस करती है, और अबाउट टू एंगेज इन मैराइन इंश्योरेंस, वो क्या है? उस डायरेक्टर जो उस कंपनी के वो फायर और लाइफ इंश्योरेंस के लिए उनको अथॉरिटी मिली हुई है, बट वो क्या करने जा रहे हैं? मैराइन का मतलब समुद्री जो जल पोत्स होते हैं उनके इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। तो कोई भी शेयर होल्डर्स जो है उनको रोक सकता है कि वो मैराइन इंश्योरेंस ना करवाएं। एन एग्जीक्यूटर है थ्रू मिसकंडक्ट और इंसॉल्वेंसी, वो अपने गलत व्यवहार से इंसॉल्वेंसी यानी कि वो दिवालिया निकल चुका है, इज ब्रिंगिंग द प्रॉपर्टी टू द डिजीज इनटू डेंजर। एग्जीक्यूटर कब अपॉइंट किया जाता है? जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी को संभालने के लिए एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया जाता है। तो कह रहा है कि वो जो क्या कर सकता है, एग्जीक्यूटर अगर प्रॉपर्टी को डेंजर में ला रहा है, द कोर्ट में ग्रांट, कोर्ट क्या कर सकती है? इंजंक्शन दे सकती है टू रिस्ट्रेन, उसे रोकने के लिए। ए ट्रस्टी है बी का, बी की प्रॉपर्टी को संभाल रहा है, ए इज अबाउट टू मेक एन इम्प्रूडेंट सेल, वो गलत तरीके से बेचना चाह रहा है स्मॉल पार्ट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी को। बी में सू फॉर इंजंक्शन, बी क्या कर सकता है? सूट कर सकता है, उसको सूट फाइल कर सकता है, हालांकि उस मामले में कंपनसेशन जो है एडिक्वेट रिलीफ है, फिर भी सूट फाइल कर सकता है कि उस प्रॉपर्टी का कोई पार्ट सेल ना करे। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि कोई हमारी विरासती प्रॉपर्टी है, उसके साथ हमारे इमोशनल हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई है, हम नहीं चाहते कि उस प्रॉपर्टी का कोई भी पार्ट सेल हो, तो उसको रोकने के लिए भी इंजंक्शन फाइल किया जा सकता है। ए मेक्स सेटलमेंट, एक व्यक्ति ए है वो सेटलमेंट करता है
नॉट फाउंडेड ऑन मैरिज और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, जो किसी मैरिज और कंसिडरेशन के रिगार्डिंग है, स्टेट के सेटलमेंट करता है बी के लिए और उसके बच्चों के लिए, कि एक सेटलमेंट बना देता है अपनी प्रॉपर्टी का कि स्टेट जो है फर्दर बी और उसके बच्चों में जाएगी। ए देन कॉन्टेक्ट टू सेल द स्टेट टू बी, अब वो क्या करता है, सी को उस प्रॉपर्टी को बेचने की बात करता है। बी और उसका बच्चा जो है कोर्ट में इंजंक्शन के लिए सूट फाइल कर सकता है। पहले तो इन्हें क्या किया कि एक सेटलमेंट बना दी कि ये प्रॉपर्टी इसको जाएगी, ये प्रॉपर्टी इसको जाएगी, एक तरीके से पार्टीशन ही कर दिया, और फिर बाद में वो वही प्रॉपर्टी जो है आगे सेल कर रहा है। तो उस मामले में बी जो है जिसके फेवर में वो आगे जो सेटलमेंट हुई थी वो जो है कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। इन द कोर्स ऑफ एज एम्प्लॉयमेंट एज ए वकील, ए को जो है वकील के तौर पर अप्लॉय किया गया है, सर्टन पेपर जो है उसके क्लाइंट के वो उसके पास है, बी के कम्स इनटू हिज उसके पोजीशन में आ गए हैं। ए थ्रेटन्स टू मेक दीज पेपर्स पब्लिक, अब ए जो वकील है वो धमकी दे रहा है कि वो इस पेपर को पब्लिक कर देगा या कम्युनिकेट करेगा, किसी तीसरे व्यक्ति को पेपर बताएगा, तो बी यहाँ पर इंजंक्शन ला सकता है। ए जो है बी का मेडिकल एडवाइजर है, ए जो है वो बी को एडवाइस देता है मेडिकली, ही डिमांड्स मनी, बी से मनी डिमांड करता है, बी जो है मना कर देता है देने को। ए देन थ्रेटन्स टू मेक नॉन द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कहता है ए धमकी दे रहा है कि वो बी जो उसका पेशेंट है उसकी जो जैसे मान लो कोई ऐसी बीमारी है उसको दूसरों को कम्युनिकेट कर देगा, दूसरों को बता देगा। दिस इज कॉन्ट्रेरी टू एज ड्यूटी, ये ए की ड्यूटी के खिलाफ है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर है वकील है वो अपने क्लाइंट के अगेंस्ट जाके कोई एक्ट नहीं कर सकता। एंड बी में सू फॉर इंजंक्शन, यहाँ बी जो है सूट फाइल कर सकता है इंजंक्शन का कि उसको रिस्ट्रेन किया जा सके। ए द ओनर ऑफ टू, ए जो है ओनर है दो एडजॉइनिंग हाउस, साथ में जुड़े हुए दो घर है उनका ओनर है। लेट्स वन टू बी, एक बी को दे देता है और दूसरा जो है सी को दे देता है। ए और सी बिगिन टू मेक सच ऑल्टरेशन, अब ए और बी सी क्या चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं जो सी को हाउस मिला, और प्रिवेंट कर रहे हैं कि बी को जो एंजॉयमेंट ना मिले, बी को जो है कुछ बेनिफिट्स ना मिले, जो मैंने कल एग्जांपल के थ्रू बताए थे। बी में सू फॉर इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन, यहाँ बी क्या कर सकता है, इंजंक्शन ला सकता है। ए लेट सर्टन अवेलेबल मतलब होता है जो किसानी जो फसल के लिए फसल बीजने के लिए यानी कि कृषि योग्य भूमि है, टू बी को देता है फॉर पर्पज ऑफ हस्बेंड्री, हस्बेंड्री के लिए, हस्बेंड्री एक पर्पज होता है जिसके लिए दिया गया है उसको। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि हस्बेंड्री बेसिकली हस्बेंड्री जो होता है वो पशुपालन के लिए यूज किया जाता है, कि यहाँ जो अवेलेबल भूमि है कृषि योग्य भूमि है वो बी को दे देता है कि हस्बेंड्री के लिए पशुपालन के लिए, बट विदाउट एनी एक्सप्रेस कॉन्टेक्ट, पर उसमें कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नहीं था कि वो जो है कल्टीवेशन करे, खुदाई कर सकता है, वहां पे फसल उगा सकता है। कॉन्ट्ररी टू द मोड ऑफ कल्टीवेशन कस्टमरी इन द डिस्ट्रिक्ट बी, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कल्टीवेशन जो है कस्टमरी लेवल पर साथ ही होता है जब कोई प्रॉपर्टी दी जाती है कृषि योग्य। बी थ्रेटन्स टू सो द लैंड विद सीड इंजरीज देयर टू, बी एक धमकी देता है कि वो ऐसे बीज वहां पर बीज देगा जो इंजूरियस है, जो फर्दर जो उस भूमि के लिए की जो उपजाऊपन है उसकी फर्टिलिटी है उसको कम कर सकता है। ए में सू फॉर इंजंक्शन, यहाँ ए जो है सूट फाइल कर सकता है बी के अगेंस्ट कि इस प्रकार का प्रोडक्ट जो है वहां पर यूज ना करे। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो था वो फसल के लिए साथ में इम्प्लाइड था कि फसल बेच सकता है, लेकिन वो ऐसे बीज नहीं बेच सकता जो उसकी फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाए। ए बी और सी जो पार्टनर है, पार्टनरशिप जो है वो डिटर्मिनेबल विल पर डिटरमाइन हो जाएगी, विल पर खत्म हो जाएगी। ए थ्रेटन्स करता है, ए धमकी देता है कि वो ऐसा एक्ट करेगा कि जो उसकी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट कर देगा। बी और सी में विदाउट डेजोल्यूशन, बिना डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के इंजंक्शन जो है फाइल कर सकते हैं, कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं। ए हिंदू विडो है इन पोजेशन ऑफ, एक जो हिंदू वुमन है जो विडो है जिसके पास अपने पति की जमीन का कब्जा उसके पास है, कमिट डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, बिना किसी कारण के वो उस पर कुछ डिस्ट्रक्शन तबाही लेके आ रही है। द हेयर ऑफ एक्सपेक्टेंट, यानी कि जो हिंदू विडो के बाद जो उसके उत्तराधिकारी है वो जो उसके अगेंस्ट इंजंक्शन की डिमांड कर सकते हैं। ए बी और सी जो है मेंबर है अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली का मतलब है कि किसी को शेयर नहीं मिला हुआ है पर्टिकुलरली, वो बाद में डिवीजन होगा तब मिलेगा, पार्टनरशिप के बाद में पार्टीशन के बाद मिलेगा। ए क्या करता है, उस फैमिली प्रॉपर्टी से टिम्बर है कोई लकड़ी को काटता है और धमकी देता है कि जो फैमिली हाउस है उसके कुछ पार्ट को वो डिस्ट्रॉय कर देगा और सेल करेगा फैमिली यूटेंसिल फैमिली के जो बर्तन है उनको। बी और सी वहां पर सूट फाइल कर सकते हैं। ए ओनर है कुछ किसी हाउस का जो कलकत्ता में है, वो दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट, दिवालिया निकल गया, उसके बाद ₹1 भी नहीं, बाय देम फ्रॉम द ऑफिशियल असाइनी। बी क्या करता है, जैसे प्रॉपर्टी है उसकी दिवालिया निकलने के बाद उसकी ऑक्शंस होती है, सेल हो गई है, बी ने जो है उसका पोजीशन ले लिया, खरीद ली उसे,
ए परसिस्टेंट, ए बार बार जो है ट्रेसपास कर रहा है प्रॉपर्टी में और उस घर को नुकसान पहुंचा रहा है। बी इज देयरफॉर, और बी को कह रहा है कि तू कुछ रुपया और दे, और टू एम्प्लॉय मैन टू प्रोटेक्ट, उस पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बी जो है वो कुछ बंदे लेके आता है। बी यहाँ पर सूट फाइल कर सकता है कि फर्दर ए जो है ट्रेसपास ना करे। द इनहेबिटेंट्स होता है वासी, जो विलेज के वासी थे, क्लेम अ राइट ऑफ वे, और ए की लैंड में कुछ राइट लेना चाह रहे हैं कि हमें रास्ता दिया जाए यहाँ से जाने का। इन ए सूट अगेंस्ट सेवरल ऑफ देम, कईयों के खिलाफ सूट हो गया। ये ऑब्टेन डिक्लेरेटरी डिग्री ले ली कि उसका वहां पर राइट बनता है और उनका कोई राइट नहीं बनता। आफ्टरवर्ड्स हर एक विलेजेस ने शू कर दिया ए को फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग हिज एलिज्ड राइट ऑफ वे, और ए जो है कि जो है वो उनको रुकावट दे रहा है, रास्ता रोक रहा है। ए क्या कर सकता है, इंजंक्शन ले सकता है उन्हें रोकने के लिए। ए इन एन एडमिनिस्ट्रेशन सूट, ए जो है एक ऐसे सूट को फाइल करता है, क्रेडिटर है। बी इज नॉट ए पार्टी, बी जो है उसका पार्टी नहीं है, क्रेडिटर के खिलाफ जो सूट फाइल होता है। बी इज नॉट ए पार्टी नहीं है, ऑब्टेनिंग अ डिग्री, तो बी क्या करता है, ऑब्टेनिंग कर लेता है, उस डिग्री ले लेता है वहां पर। बी प्रोसीड अगेंस्ट सी जो स्टेट, बी जो है सी के अगेंस्ट, सी की जो स्टेट है प्रॉपर्टी से कुछ रुपया लेगा। ए यहाँ पर इंजंक्शन के लिए सूट कर सकता है। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ से। ए एंड बी आर इन पोजेशन ऑफ कॉन्टिजियस लैंड, एक ऐसी लैंड के अंदर जो है वो दोनों का पोजेशन है, कॉन्टिजियस है, इकट्ठी जुड़ी हुई, माइंस है जिसके नीचे खुदाने हैं, और ए वर्क्स हिज माइन सो टू एक्सटेंड बी की माइन, वो क्या करता है, ए अपनी माइन को बड़ा करने के लिए बी की माइन में ट्रेसपास करता है, उसको थ्रेटन करता है, धमकी देता है कि पिलर्स निकाल देगा जिसके बेस पर बी की माइन जो है, बी का जो माइन है वो खड़ी है। अब बी क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है कि उसे इंजंक्शन प्रोवाइड किया जाए। ए रिंग्स बेल्स और मेक सम अदर नेसेसरी, ए जो है कुछ घंटियां बजाता है और कुछ अननेसेसरी बिना जरूरत की कुछ आवाजें करता है किसी के घर के पास, और उसको मटेरियली उसके जो फिजिकल कंफर्ट है, शारीरिक तौर पर उसको जो आराम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। बी जो है सू कर सकता है इंजंक्शन के लिए कि ए को रोके। ए पोल्यूट्स कर रहा है हवा को, हवा में पोल्यूशन फैला रहा है, स्मोक कर रहा है, उसमें ऐसा धुआं है जो क्या कर सकता है, किसी के फिजिकल कंफर्ट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो बी और सी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। ए बी के पेटेंट राइट को इन्फ्रिज कर रहा है, बी का कोई पेटेंट राइट है, उसने पेटेंट है कोई, मान लो कोई दवाई बनाई है, उसका जो फॉर्मूला उसको पेटेंट करवा दिया, ए उसको इन्फ्रिज कर रहा है, उसको चुरा रहा है। द कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि जो पेटेंट वैलिड है और उसको इन्फ्रिज किया जा रहा है, तो बी को वहां पर इंजंक्शन मिल सकता है। ए पायरेट्स कर रहा है, बी का कॉपीराइट है, उसने कुछ कॉपीराइट ले लिया कि ये प्रोडक्ट मेरा बना हुआ है, और ए उसको पायरेसी कर रहा है। बी ऑब्टेन इंजंक्शन, उसके लिए पायरेसी के लिए इंजंक्शन कर सकता है, अनलेस जब तक कि वो वर्क जो है लाइबिलियस और ऑब्सिन ना हो। ए इम्प्रॉपरली, एक गलत तरीके से बी के ट्रेडमार्क को यूज कर रहा है, जैसे ये ट्रेडमार्क का निशान होता है, जैसे लोगो बना होता है मारुति का या कुछ। बी में ऑब्टेन इंजंक्शन, बी जो है इंजंक्शन ले सकता है, प्रोवाइडेड दैट बी इज ए यूज ऑफ ट्रेडमार्क, बी का जो यूज है ट्रेडमार्क का वो सही होना चाहिए। ए एक व्यापारी है, वो बी की कुछ प्रॉपर्टी को बी को होल्ड करता है अपने साथ पार्टनर में, उसकी इच्छा के खिलाफ बिना किसी अथॉरिटी के बी के कुछ व्यापार आगे कर रहा है, बी यहाँ पर सूट फाइल कर सकता है। ए जो है बहुत ही एमिनेंट मैन है, बहुत ही बुद्धिमान आदमी है, राइट्स अपनी फैमिली के टॉपिक पर लेटर लिखता है। ए के डेथ के बाद और बी के डेथ के बाद सी जो बी का आगे उत्तराधिकारी है प्रपोज करता है, उसको पब्लिश करके रुपया कमाना चाहता है। डी जो एग्जीक्यूटर है ए की प्रॉपर्टी का, वो जो है वहां पर सूट फाइल कर सकता है कि उसको पब्लिश ना किया जाए। ए कैरीज ऑन ए मैन्युफैक्चरी, ए जो है एक मैन्युफैक्चरिंग और बी उसका मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक फैक्ट्री वगैरह है, और बी उसका असिस्टेंट है। इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस के दौरान ए इम्पार्ट्स टू बी, ए बी से अलग हो जाता है सीक्रेट प्रोसेस वैल्यू की जो बी के पास है। बी आफ्टरवर्ड्स मनी की डिमांड करता है कि और धमकी देता है कि इन केस, इस केस में अगर वो रिफ्यूज करता है तो डिस्क्लोज कर देगा सी को। ए राइवल जो विरोधी कोई कंपनी है, ए जो है यहाँ सूट फाइल कर सकता है इंजंक्शन के लिए। ये तो थे कुछ एक एग्जांपल, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लग रहा है और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फर्दर आपको जो भी वीडियो मिल जाए। अब आगे देखते हैं कि जो परपेचुअल इंजंक्शन है वो कब अराइज होती है, किस कंडीशन में परपेचुअल इंजंक्शन जो है वो दी जा सकती है, और किस कंडीशन में हम जो है कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं परपेचुअल इंजंक्शन।
अभी पहला पॉइंट कहता है कि देयर मस्ट बी ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन और इन्फ्रिजमेंट ऑफ ए लीगल राइट, कि किसी का ऑब्लिगेशन ब्रीच हुआ है और इन्फ्रिजमेंट हुआ है लीगल राइट का। मान लीजिए ए के पास कोई प्रॉपर्टी है, हम एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, यहाँ ये एक प्रॉपर्टी है ए की, और बी जो यहाँ से क्या कर रहा है, ये कुछ कब्जा कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर क्या है कि ए की ये प्रॉपर्टी थी और बी जो है ये कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो ये क्या इन्फ्रिजमेंट ऑफ हिज लीगल राइट है। तो इस सेंस में कोर्ट जो है इंजंक्शन जो है दे सकती है। कोर्ट जो है वहां पर इस बात के लिए मना नहीं करेगी कि आपको इंजंक्शन जो है नहीं मिलेगा, तो कोर्ट वहां पर इंजंक्शन जो है दे सकती है। तो इसी तरीके से इंजंक्शन जो है वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। इसी एग्जांपल हमने पहले किए थे कि पेटेंट एक्ट है, कोई कॉपीराइट एक्ट है, जिसमें किसी व्यक्ति का लीगल राइट और दूसरा उसका इन्फ्रिजमेंट कर रहा है, तो उस मामले में भी कोर्ट अलाउ कर सकती है। द पोजेशन मस्ट बी लॉफुल पोजेशन, ये जो पोजेशन है ना ए का यहाँ पर कुछ भी पोजेशन अगर है तो वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए ने यहाँ बी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, उस सेंस में कुछ नहीं हो सकता। ज्यूरिडिकल पोजेशन कैन आल्सो बी प्रोटेक्टेड, ज्यूरिडिकल का मतलब है कोर्ट में केस चला था, केस चले वैसे प्रॉपर्टी ए की थी लेकिन कोर्ट में केस चला, कोर्ट ने जो है बी के फेवर में कर दिया, तो ये जो है ज्यूरिडिकल पोजेशन जो बी को मिल गया तो वो भी प्रोटेक्टेड है। वेदर सिंबॉलिकल डिलीवरी इज सफिशिएंट टू सस्टेन, जो सिंबॉलिकल डिलीवरी है तो वो भी सस्टेन की जा सकती है उस मामले में। सिंबॉलिकल डिलीवरी का मतलब है कि मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति से गाड़ी परचेज कर ली है और अभी तक उसके कागज मेरे को ट्रांसफर नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे जो है उसका पोजेशन मिल गया, सिंबॉलिक डिलीवरी हो गई, मुझे की जो गाड़ी की है वो मुझे प्रोवाइड हो चुकी है। अब जाकर सामने वाले पार्टी जो कोर्ट में सूट फाइल करता है कि मुझे जो वो गाड़ी मिल जानी चाहिए वापस क्योंकि वो उस पर मेरा अधिकार है, तो वो जो है नहीं हो सकता। सिंबॉलिकल डिलीवरी के रिगार्डिंग भी कोर्ट जो है सस्टेन करेगी। सूट फॉर इंजंक्शन बाय पर्सन इन पोजेशन विदाउट टाइटल, एक ऐसा इंजंक्शन भी फाइल किया जा सकता है जो विदाउट टाइटल है। मान लीजिए सेक्शन 6 के तहत आपके साथ पोजेशन है काफी लंबे टाइम से, जैसे पोजेशनरी राइट के रिगार्डिंग 12 साल का टाइम पीरियड होता है, आपके पास 20 साल से किसी मकान का कब्जा है, एडवर्स पोजेशन आपके पास है, वो टाइम भी उसमें निकल चुका है, तो अब आपका उस पर टाइटल तो नहीं है लेकिन सामने वाली पार्टी जिसका वहां टाइटल है लेकिन आपका एडवर्स पोजेशन है, तो आप एडवर्स पोजेशन के मामले में भी वहां पर सूट फाइल कर सकते हैं और इंजंक्शन क्लेम कर सकते हैं। इंजंक्शन अगेंस्ट लीजी, लीजी कौन होता है, जो प्रॉपर्टी लीज पर लेता है, किराए पर लेता है। लेजर कौन होता है, जो किराए पर देता है। तो दोनों मामलों में मान लो लीजी के पास अब 1 साल तक का टाइम पीरियड है और उसने वो 1 साल तक की पेमेंट दे रखी है, अब लेजर जो है उसके बीच में ट्रेसपास कर रहा है, बार बार इंटरफेयर कर रहा है, तो यहाँ पर लीजी जो है वो इंजंक्शन ले सकता है। इसी तरीके से अब साल का बाद लेजर का राइट है उस प्रॉपर्टी पे और अब लीजी जो है किसी प्रकार का इंटरफेयर कर रहा है तो लेजर भी वहां पर क्लेम कर सकता है। इंजंक्शन इन केस ऑफ कोऑनर, कोई एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के मान लीजिए ये एक हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, इसके अंदर 2 ओनर है। 2 ओनर का मतलब एक जो है पार्ट है ये ए की है और ये प्रॉपर्टी ए की है और ये प्रॉपर्टी है बी की। अब ये ए क्या करता है, ये सोचता है कि इसके पास इतना जो पार्ट है इसमें से मुझे ये पार्ट एक्स्ट्रा ले लेना चाहिए, ये इस पार्ट में क्या करता है, इंटरफेयर करने लग जाता है। जब इंटरफेयर करेगा, दोनों को ओनर है, पूरी इक्वली प्रॉपर्टी, अभी तक अलग अलग इनका डिवीजन नहीं हुआ प्रॉपर्टी का, तो अब ये बी जो है वो कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है। इसी तरीके से अगर बी मान लो इंटरफेयर करता है कि प्रॉपर्टी में, तो भी यहाँ पर ए भी जो है वो सूट फाइल कर सकता है। तो ये है कुछ एक मामले जहां पर को ओनर के सेंस में भी आप जो है प्रॉपर्टी को डिमांड कर सकते हो। तो हम को ओनर को भी लेकर चलेंगे कि को ओनर भी डिमांड कर सकता है। इन केस ऑफ न्यूसेंस, न्यूसेंस के मामले में फिर मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के बाहर जो है यहाँ पर एक गली है, ये गली है। अब ये मकान जो है ए का है, मान लीजिए ये वाला जो मकान है ये ए का मकान है, ये वाला जो मकान है ये बी का मकान है, ये वाला मकान है ये सी का मकान है। अब सी के पास क्या गाड़ी है बट वो अपने घर में उसको पार्क नहीं कर सकता। सी क्या करता है, यहाँ लाकर गाड़ी को वो पार्क करता है। यहाँ लाकर अगर वो गाड़ी को पार्क करेगा तो क्या होगा, यहाँ गाड़ी पार्क होगी तो ए का जो बाहर जाने का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा और एक तरीके से ए को न्यूसेंस क्रिएट हो रही है। तो उस मामले में भी अगर ए चाहे तो कोर्ट में जाके न्यूसेंस के लिए वो वहां पर सूट फाइल कर सकता है और उसको इंजंक्शन प्रोवाइड हो जाएगी।
तो ये जो मैटर था, ये न्यूसेंस, किसी भी प्रकार का न्यूसेंस हो उस मामले में कोर्ट जो है वो अलाउ कर सकता है। न्यूसेंस के मामले में किसी भी प्रकार का, किसी ने घर के बाहर कूड़ा डाल दिया है, न्यूसेंस क्रिएट कर दिया, कोई गंदगी फैला रहा है तो न्यूसेंस क्रिएट कर दिया। 268 सेक्शन है शायद आईपीसी का, वहां पब्लिक न्यूसेंस की बात हो रही है, जो एक क्रिमिनल ऑफेंस भी होता है। फिर इंजंक्शन इन केस ऑफ ईजमेंट्री राइट। ईजमेंट्री राइट क्या होता है कि मान लीजिए ईजमेंट्री राइट है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहां पर एक विंडो है, यहां पर एक व्यक्ति आकर मकान बनाता है, वो इतना ऊंचा बना रहा है, 10-10 मंजिलें बना रहा है, जो विंडो है इधर से उसको हवा क्रॉस हो रही थी या सूरज की रोशनी मिल रही थी, तो ये उसका ईजमेंट्री राइट था, एंजॉयमेंट का राइट था। अब इस राइट को 20 सालों से वो ले रहा है, लेकिन अब जाकर वहां पर बिल्डिंग क्रिएट हो रही है, तो उस मामले में ये जो बंदा है जो यहाँ पर रह रहा है वो वहां कोर्ट में जाके क्लेम कर सकता है, कह सकता है कि इंजंक्शन दी जाए, और कोर्ट में उसको इंजंक्शन भी दी जा सकती है। तो इस ईजमेंट्री राइट के लिए कोर्ट में इंजंक्शन डिमांड हो सकती है। फिर बात है अगेंस्ट ट्रस्टी। ट्रस्टी का एग्जांपल हम कर ही चुके हैं। सेक्शन 38 में मैं बताया कि किसी ने कोई प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के लिए तौर पर ले रखा है, कोई उसकी प्रॉपर्टी संभाल रहा है और वो वहां पर कुछ दखल अंदाजी कर रहा है, इन्वेड कर रहा है। इंजंक्शन टू प्रिवेंट वेस्ट। वेस्ट का मतलब है जो गंदगी फैलाने की बात है, उस मामले में ट्रेसपास के लिए भी हमने कर लिया है। इन केस ऑफ कंपनीज में भी हमने डिस्कस कर लिया कि कंपनी के मामले में मान लो कोई शेयरर है, कोई शेयर होल्डर है, कुछ इन्वेडिंग कर रहा है, उस मामले में भी कोर्ट अलाउ कर सकता है। अगेंस्ट ए गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्ट कर रही है जिससे किसी का राइट इन्फ्रिजमेंट हो रहा है, तो उस मामले में भी कोर्ट अलाउ कर सकती है। फिर है सूट फॉर इंजंक्शन बाय ए पर्सन एंटरिंग इनटू पोजेशन लॉफुली ऑन बेसिस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल के बेस पर किसी व्यक्ति के पास लॉफुली पोजेशन है, जैसे अर्नेस्ट मनी दे दिया, बयाना लिखवा दिया गया, उस मामले में पोजेशन मिला है, तो वहां भी इंजंक्शन लगाया जा सकता है। डिक्लेरेशन सूट है, उसके अंदर भी इंजंक्शन डिमांड की जा सकती है कि जब तक ये डिक्लेरेटरी डिक्री फाइल नहीं होती उससे पहले जो इंजंक्शन दिया जाए, तो कोर्ट उसमें भी अलाउ कर सकती है। अब आगे केस देख लेते हैं। ये केस है अनंतुला सुधाकर वर्सेस पी बुच्ची रेड्डी। ए सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन फाइल किया गया टू रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट को रोकने के लिए फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद प्लेंटिफ्स पोजेशन, की प्लेंटिफ के पोजेशन में ना आए। प्लेंटिफ विल हैव टू एस्टेब्लिश दैट, प्लेंटिफ ने एस्टेब्लिश किया कि एज ऑन द डेट ऑफ द सूट, सूट के टाइम पर उसका लॉफुल पोजेशन था, यानी कि लॉफुल पोजेशन उसका है। अगर लॉफुल पोजेशन है सूट के टाइम पर, तो उस मामले में भी जो है कोर्ट देखेगी कि उसका लॉफुल पोजेशन है सूट का। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है डिफेंडेंट ट्राई कर रहा है, उसको इंटरफेयर कर रहा है। बट व्हाट इफ द प्रॉपर्टी इज वैकेंट, अगर प्रॉपर्टी वैकेंट है तो उस मामले में कैसे डिसाइड करेगी कोर्ट? तो कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू जो है कोर्ट वहां पर डिसाइड करेगी कि वो प्रॉपर्टी वैकेंट है या पोजेशन में है। सबसे पहले चीज, सूट फॉर इंजंक्शन कैन ऑल्सो बी मेंटेन बाय पर्सन विद अ बेटर टाइटल। बेटर टाइटल के साथ उसको मेंटेन किया जा सकता है जिसके पास बेटर टाइटल है। पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन जो है, जिसके पास रॉन्गफुल पोजेशन है, वो जो है सूट फाइल नहीं कर सकता। रॉन्गफुल पोजेशन में आप इंजंक्शन नहीं ले सकते। टाइटल इज इन डिस्प्यूट व्हेन ही सीक इंजंक्शन, अगर आप लेने गए और उस टाइम में वो टाइटल है पहले से ही डिस्प्यूट में चल रहा है, तो उस मामले में व्हेन पर्सन इज डिस्पोज्ड, पर्सन को डिस्पोज कर दिया गया है, देन वो जो है इलीगल डिस्पोज हुआ है सेक्शन 6 के तहत, तो वो भी सूट के लिए इंजंक्शन डिमांड कर सकता है। व्हेन पर्सन इज पोजेशन, पोजेशन में है बट इस टाइटल जो अभी तक डिस्प्यूट में है, तो वो जो है उसमें डिमांड नहीं कर सकता। व्हेन पर्सन टाइटल इज इन डिस्प्यूट, पर्सन का टाइटल डिस्प्यूट में और उसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, डिक्लेरेशन और पोजेसरी सूट फाइल किया गया, उस मामले में भी आप जो है क्लेम नहीं कर सकते। टाइटल इज डिस्प्यूट में तो आप कैसे क्लेम करोगे? फिर आ जाते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होता है? प्रिवेंटिव तो फाइनल जजमेंट के टाइम पर होता है। मैंडेटरी जो होता है, द कॉम्पिटेंट कोर्ट कैन ग्रांट द मैंडेटरी इंजंक्शन टू डू सम पॉजिटिव एक्ट, करने के लिए, किसी काम को करने के लिए कंपेल कर सकती है, कमांड कर सकती है, आदेश दे सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है कि सम पर्सन टू डू समथिंग इन अ पार्टिकुलर मैनर, कि किसी मैनर में वो काम करे या ना करे। सेक्शन 39 जो है डज नॉट डिफाइन नहीं करता कैटेगरीली कि कौन से मामले में मैंडेटरी इंजंक्शन दिया जा सकता है। ये भी पूरी तरह से एक तरीके से डिस्क्रिशनरी पावर होती है। इसमें क्या होता है, स्टेटस को एंटे मेंटेन किया जाता है। स्टेटस को एंटे, कोर्ट कह देगी कि आप जो है पहले वाली कंडीशन में ही आ जाइए, पहले सूट फाइल करने से पहले जो कंडीशन थी उसी कंडीशन में आप आ जाइए। कोर्ट वहां पर ये कह सकती है टू रिस्टोर बैक,
टू रिस्टोर बैक करने के लिए कह सकती है कि जो पोजीशन जिस टाइम पर थी उसी टाइम में आपको पहुंचना पड़ेगा। तो रिस्टोर करने के लिए कोर्ट कह सकती है। तो ये एक तरीके से स्टेटस को एंटे दिया जाता है उस मामले में। व्हेन, ये हमारा बेयर प्रोविजन है, व्हेन टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, किसी ऑब्लिगेशन को ब्रीच करने से रोकने के लिए कि अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया उससे पहले टेम्परेरी इंजंक्शन कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन अब कोर्ट कह रही है मैंडेटरी है, ये आवश्यक हो चुका है कि मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में ये एक ही प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी, यहाँ पर उसने मकान बनाया हुआ है, ये जगह खाली है, यहाँ पर भी क्या करता है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लेता है। अगर आज इसको ना रोका गया बिल्डिंग बनाने से तो कल को ये 2 मंजिला कोठी बना लेगा। फिर उस टाइम में अगर इसको तोड़ने के लिए बात की जाती है तो इस व्यक्ति को बी को काफी लॉस होता है। उस लॉस को रोकने के लिए फर्दर जो है कोर्ट फिर इसके फेवर में सोचेगी, फर्दर कोर्ट जो है वो बी के फेवर में सोचेगी। तो उस मामले के अंदर इसके लिए ना सोचे तो कोर्ट पहले ही मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट कर देती है कि कोर्ट कहेगी कि नहीं नहीं आप बिल्डिंग बनाओगे ही नहीं, आपको परमिशन ही नहीं है बिल्डिंग बनाने के लिए, अभी तो आपने दीवार शुरू किया, दीवार को तोड़ दिया जाए। तो करंटली विदाउट हियरिंग बोथ द पार्टीज, विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू बोथ द पार्टीज, द कोर्ट एट द सेट टाइम उस टाइम पर मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट कर देगी। इट इज नेसेसरी कि ये बहुत आवश्यक हो गया है कि कंपेल करे दूसरी पार्टी को जो परफॉर्म कर रही है सर्टेन एक्ट्स और उसको परफॉर्म करने से रोके। द कोर्ट में, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, ग्रांट कर सकती है, प्रिवेंट कर सकती है कुछ रिक्विजिट एक्ट के तहत। कोई इंपॉर्टेंट एक्ट मुझे लग रहा है कोर्ट को कि अगर ये परफॉर्म हो गया तो कल को फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, उस मामले में कोर्ट मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। इन मैंडेटरी इंजंक्शन 2 एलिमेंट्स हैज टू बी टेकन, 2 एलिमेंट देखे जाएंगे। फर्स्ट, देयर मस्ट बी एन ऑब्लिगेशन होना चाहिए, एक ऑब्लिगेशन होना चाहिए डिफेंडेंट का कि उसे कुछ एक्ट परफॉर्म करना था और उसने नहीं किया, और मस्ट बी एलिज्ड बाय प्लेंटिफ के द्वारा एलिज्ड भी होना चाहिए, आरोप भी लगाया जाना चाहिए। सेकंड, रिलीफ जो है ऐसी होनी चाहिए कोर्ट एनफोर्स कर सके, 2 कंडीशन है इसकी। एग्जांपल देख लेते हैं। टेनेंट है विदाउट द परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड, एक कोई टेनेंट है किराएदार है, बिना लैंडलॉर्ड की परमिशन के वो क्या करता है टेरेस छत पर एक गार्डन बना लेता है जो कि एक रेंटेड हाउस का पार्ट था। अकॉर्डिंग टू लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के हिसाब से ए हैज टू टेक, ए को पहले परमिशन लेनी चाहिए थी किसी प्रकार की ऑल्ट्रेशन करने के लिए, कुछ बदलाव लाने के लिए रेंटेड हाउस में। सो हेयर वी में एक मैंडेटरी इंजंक्शन लाएगा कि उस गार्डन जो बनाया उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर वो आज खत्म नहीं हुआ तो इन फ्यूचर जो है हो सकता है छत की दीवारों में सीलन आ जाए, काफी बड़ा डैमेज हो सकता है। तो उस डैमेज को रोकने के लिए कोर्ट जो है यहाँ पर ग्रांट कर देगी मैंडेटरी इंजंक्शन, बट इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर। ये फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट को कि आपको करना ही है, ये डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या सोच रहा है उस टाइम में, कोर्ट की पर्सनल ओपिनियन क्या है, वट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड कोइंसाइंस का क्या प्रिंसिपल है वो देखेगी। सो बेसिकली अगर मूलभूत तौर पर देखें मैंडेटरी इंजंक्शन सम टाइम तब लिया जाता है जब क्वा टाइम का नेचर हो। क्वा टाइम क्या होता है उसको भी मैं आपको समझाती हूँ। क्वा टाइम क्या होता है, क्वा टाइम एक इंजंक्शन होता है जिसमें रॉन्गफुल एक्ट के लिए रिस्ट्रेन किया जा सकता है, जो थ्रेटन्ड है या तो धमकी दी जा रही है या वो इतना ज्यादा खतरा है जो अभी तक हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में। जो क्वा टाइम का जो प्रिंसिपल था पहली बार फ्लेचर वर्सेस बेली की केस में लिया गया था। कोर्ट ने ये बात कही थी, इक्विटी कोर्ट के बेस पर ग्रांट किया गया था इंजंक्शन की, जहां पर प्रूफ ऑफ इमिनेंट डेंजर, ऐसा प्रूफ दे दिया गया कि बहुत बड़ा खतरा हो सकता है फ्यूचर में और ऐसी इंजरी हो सकती है जो इरिपेयरेबल है, जो फर्दर जो है फ्यूचर में उसको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। प्रूफ दैट व्हेनेवर द इंजरी सर्कमस्टेंस, अगर ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए तो कुछ इंजरी जो हो सकती है, जो इंटरेस्ट है प्लेंटिफ का उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए कि बाद में उसको इम्पॉसिबल हो जाएगा प्रोटेक्ट करना, तो उस मामले में कोर्ट अलाउ कर सकती है। इन ए प्रॉपर केस मैंडेटरी इंजंक्शन प्रॉपर जहां कोर्ट को सही लगता है तभी कोर्ट अलाउ करेगी, अदरवाइज कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। फिर सेक्शन 40 को देख लेते हैं साथ के साथ। 40, 41, 42 3 सेक्शन रह गए, मैं आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करवा देती हूँ। हमारे पास टाइम इतना नहीं है तो हमें थोड़ा फास्टली चलना पड़ेगा। जैसे द प्लेंटिफ इन डैमेजेस इन लिeu of और इन एडिशन, इंजंक्शन के साथ साथ कोर्ट डैमेज भी दे सकती है। द प्लेंटिफ इन ए सूट फॉर परपेचुअल इंजंक्शन आपके लिए कोर्ट में प्लेंटिफ ने अप्लाई किया सेक्शन 38, या मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए 39 में अप्लाई किया, वो साथ में डैमेज भी क्लेम कर सकता है। इन एडिशन टू उसके साथ इन सब्सटीट्यूशन, इनकी उसको हटाने इंजंक्शन की जगह सच इंजंक्शन एंड द कोर्ट में अगर लगता है तो कोर्ट डैमेज के लिए अवॉर्ड कर देगी। कि मान लीजिए किसी ने ऐसी प्रॉपर्टी पर कुछ काम कर लिया जिससे क्या साथ वाली दीवार में सीलन आ गई है, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, वो दीवार दोबारा निकालनी पड़ सकती है, तो वो एक तरीके का डैमेज है जो कोर्ट अलाउ कर सकती है। फिर सेकंड कहता है कि नो रिलीफ और डैमेज शैल बी ग्रांटेड जब तक कि कोर्ट में प्लेंटिफ ने क्लेम ना किया हो, लेकिन इसके साथ प्रोवाइजो दे दिया कि वो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करवा के साथ में ऐड करवा सकता है। द डिसमिसल ऑफ ए सूट, अगर डिसमिस कर दिया है सूट की, उसमें जो टू ब्रीच
टू प्रिवेंट करना था किसी के ऑब्लिगेशन को, और प्लेंटिफ के फेवर में वो डिसमिसल हुआ है, तो उसका राइट जो है सू का डैमेज का वो बार कर देगा। फर्दर जो है किसी प्रकार का उस पर ब्रीच के लिए डैमेज नहीं डिमांड करेगा। कहने का मतलब है कि एक बार कोर्ट ने कह दिया कि अगर सूट डिसमिसल हो गया तो बाद में उसके ऊपर एक तरीके से बार हो जाए, फर्दर वो डिमांड नहीं कर सकता। अब बात करते हैं सेक्शन 41 की, जो कह रहा है इंजंक्शन 1 रिफ्यूज। कब जो है इंजंक्शन मना किया जा सकता है? एंड इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड, कब ग्रांट नहीं किया जाएगा? टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को आप कहते हो कि आप अपने केस को प्रोसिक्यूट ना करें, जुडिशियल प्रोसीडिंग ना करें, कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ऐसा कोई रोकने के लिए आप अलाउ नहीं कर सकते जब तक कि कोर्ट को ये ना लगे कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग है। कहने का मतलब है कि आज मान लो ए और बी के बीच में पहले ही कोई डिस्प्यूट चल रहा है और ए जो है दोबारा कोई सूट फाइल करना चाह रहा है, तो उस मामले में कोर्ट जो है वहां पर इंजंक्शन ग्रांट कर देगी। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ एक और सूट फाइल कर सकता है, उसको आप नहीं रोक सकते उसके राइट को, तो उस टाइम कोर्ट मना कर देगी। सेकंड पॉइंट कहता है कि टू रिस्ट्रेन करना किसी भी व्यक्ति को, रिस्ट्रेन वर्ड है इसमें भी रिस्ट्रेन है, किसी व्यक्ति को रिस्ट्रेन करना, इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच द इंजंक्शन इज सोड, कि आप किसी को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते कि आप इसी कोर्ट में नहीं जाओगे जो उसे कोर्ट से सबऑर्डिनेट है। फिर थर्ड है रिस्ट्रेन नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को कि लेजिस्लेटिव बॉडी पर अप्लाई करोगे। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब है यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो एमपी है, एमएलए है, कोई अदर अथॉरिटी है। फिर है टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी, किसी व्यक्ति को आप कह रहे हो रिस्ट्रेन कर रहे हो कि आप जो है कोई भी केस फाइल नहीं करोगे, इंस्टीट्यूट नहीं करोगे सूट, ना क्रिमिनल मैटर में आप अपने आप का बचाव करोगे। फिर कह रहा है टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ए काउंटर परफॉर्मेंस ऑफ विच, जिसकी परफॉर्मेंस जो है स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड नहीं हो सकता, उसको भी आप ये नहीं कह सकते कि प्रिवेंट कर दोगे कि आप स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करवा सकते। टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस, न्यूसेंस के ग्राउंड पे प्रिवेंट नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति को कि अगर रीजनेबली जो है न्यूसेंस है, आप ये नहीं कह सकते कि आप न्यूसेंस का कोई केस नहीं फाइल करोगे। टू प्रिवेंट कंटिन्यूइंग ब्रीच हो रहा है उससे आप नहीं रोक सकते। When equally efficacious relief, अगर उसके बराबर में कोई और efficacious का मतलब effective relief अगर है और वो दिया जा रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, तो उस मामले में भी आप अलाउ नहीं करोगे। HA जो है 2018 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, 1/10/2018 से ये लागू हुआ था। इफ इट 1/10/2018, 1 मिनट आई विल चेक इट, मेरे अकॉर्डिंग ये अगस्त का महीना था, 1/8/2018 था। एक सेकेंड में इसको, ये 1/8/2018 से है। इफ इट वुड इम्पीड टू डिले, अगर डिले कर रहा है किसी केस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो उस मामले में इंजंक्शन नहीं दे सकते। तो यहां पर आप इसको करो 8। एक सेकेंड, इसकी जगह हम नोट करते हैं 1/8। इसको आप कट ही कर दो। इसकी जगह जो सही आंसर है वो आएगा आपका 1/8। ये टाइपिंग का इशू हो जाता है कई बार। 1/8/2018, यहाँ भी ये सही नहीं हो रहा। इसको मैं कहाँ मेंशन करूं? एक सेकंड, इसको मैं एरो से डिलीट कर देती हूँ। यहाँ लिख देती हूँ मैं, आपको माइंड में रह जाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1/10/2018 को ये लागू हुआ था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कई बार मिस प्लेस हो जाते हैं, गलत टाइप हो जाता है, तो बहुत इश्यू राइज हो जाता है। तो उस मामले में आप जो है इसको देखोगे। फिर कह रहा है कि व्हेन द कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ और हिज एजेंट हैज बीन सच एज डिसएंटाइटल, कंडक्ट ऐसा है प्लेंटिफ का कि उसको जो है आप आगे डिसएंटाइटल कर रहे हो, तो उसे इंजंक्शन नहीं मिल सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है, जैसे ये हाईवे वगैरह बनाए, इसके रिगार्डिंग इंजंक्शन देके क्या उनमें डिले हो जाता है, तो वो आप नहीं करोगे।
व्हेन द प्लेंटिफ हैज नो पर्सनल, प्लेंटिफ का उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसी थर्ड पार्टी के लिए वो इश्यू राइज हो रहा है, तो उस मामले में भी कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। तो ये कुछ एक कंडीशन है जो कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है। इंजंक्शंस टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट, अब ये नेगेटिव एग्रीमेंट के लिए इंजंक्शंस है। नेगेटिव एग्रीमेंट क्या होता है? पॉजिटिव एग्रीमेंट तो वो होता है कि जिसके अंदर उसको कुछ करना है, अब है कि नहीं करना, नॉट टू डू के बारे में ये बात हो रही है। ये एक्सेप्शन है 41 का। ये कह रहा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लोज ई, सेक्शन 41 का जो क्लोज ई है वो क्या कहता है? क्लोज ई कहता है परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिकली एनफोर्समेंट को छोड़कर, कहते हैं कि उसमें कुछ भी होते हुए भी, वेयर ए कॉन्टेक्ट कंप्राइज, जहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हो, वेयर ए कॉन्टेक्ट कंप्राइजेज एन अफर्मेटिव एग्रीमेंट टू डू, जहां पर एग्रीमेंट था कि टू डू सर्टन एक्ट, उसको करेगा कपल्ड विद नेगेटिव एग्रीमेंट, उसके साथ ही साथ में माना जाए। कहने का मतलब कोई एक्ट करना है उसके साथ नेगेटिव भी साथ में ऐड होगा। एक्सप्रेस या एम्प्लाइड किसी फॉर्म में हो सकता है। नॉट टू डू, साथ के साथ नॉट टू डू वर्ड भी उसमें यूज होगा कि जब आप कहते हो ना मुझे ये काम करना है, इसके लिए कॉन्टेक्ट है, तो ये काम नहीं करना, इसके लिए भी। द सर्कमस्टेंसेज दैट द कोर्ट इज अनेबल टू कंपेल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द अफर्मेटिव एग्रीमेंट, तो कह रहे हैं कि जब आपका अफर्मेटिव एग्रीमेंट आपने कर लिया है तो जो पार्टी है आपके साथ ब्रीच कर रही है तो कहीं किसी और के साथ वो परफॉर्म ना करे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक आदमी है ए, वो क्या है? वायलिन प्लेयर है, उसने कांटेक्ट किया बी के साथ कि उसके होटल में वो गाएगा, लेकिन वो यहाँ नहीं गा रहा है, बी में को मना कर देता है मैं आपके होटल में नहीं गाऊंगा, और ये क्या करता है? एक कांटेक्ट और कर लेता है सी के साथ, और उसी टाइम में सी के होटल में गाने लग जाता है। तो यहाँ कोर्ट में जाके पार्टी कह सकती है, बी कह सकता है कि जी इसको ठीक है, मेरा ये यहाँ परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर सी पर भी इसे परफॉर्म ना करने दिया जाए। नॉट टू डू नेगेटिव सेंस में भी किसी एग्रीमेंट के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो आई समझ में आपको कि अगर वो मेरे साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो दूसरे पार्टी के साथ भी परफॉर्म ना करे, उसको रोक दिया जाए कि अगर यहाँ वो ब्रीच कर रहा है तो वहां भी परफॉर्म ना हो। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो कहता है द प्लेंटिफ हैज नॉट फेल्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, कह रहा है कि जो प्लेंटिफ है खुद वहां पर ये ना हो कि परफॉर्म नहीं करवाना चाह रहा। मान लो एग्जांपल मैंने आपको दिया, बी खुद परफॉर्म नहीं करवाना चाह रहा है, तो उस मामले में आप जो है कोई भी किसी प्रकार का नेगेटिव एग्रीमेंट में इंजंक्शन नहीं दोगे। इसको लाने का ऑब्जेक्ट क्या है? LIC कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस इकबाल कौर के केस में बात कही गई कि द कोर्ट सेड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 42 का मतलब है परपेचुअल वर्क अगेंस्ट एडवर्स एक्ट, कि प्लेंटिफ के अगेंस्ट कोई दूसरा एक्ट ना हो। वेयर क्लाउड इज कास्ट, जहां पर एक छाया छा गई हो, कहने का मतलब है कि इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को परफॉर्म कर रहा है। एंड टू प्रिवेंट, और ये इसलिए है कि फर्दर किसी प्रकार के लिटिगेशन जो है उस कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग ना आए, और जो थ्रेट है टू हिज राइट हैज टू रियल, उसकी जो धमकी है सामने वाली पार्टी की वो भी रियल होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि एक सूट फाइल कर दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, दूसरा सूट फाइल कर दिया नेगेटिव एग्रीमेंट के लिए, दो अलग अलग सूट हो गए, लेकिन यहाँ अगर कोर्ट में अगर वो उसी सूट में फाइल कर रहा है तो कोर्ट अलाउ कर देगी। एप्लीकेबिलिटी क्या कहती है? मूलराज वर्सेस आत्माराम के केस में कोर्ट ने कहा कि प्लेंटिफ ने सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल किया है, ये उसके राइट पर डिपेंड करता है एंड टाइटल पे डिपेंड करता है। इफ दैट राइट इज टाइटल, अगर वो राइट और टाइटल डिनाई कर दिया जाएगा तो उस डिक्लेरेटरी सूट जो है मेंटेन किया जा सकता है दूसरे तरीके से। विदाउट शोइंग हिज राइट, अपने राइट को दिखाए बिना ही अगर प्लेंटिफ को आप नेगेटिव परफॉर्म करने के लिए नहीं कह सकते, अनलेस द प्लेंटिफ ये ना बताए कि उसका सिविल राइट जो इफेक्ट हो रहा है और किसी प्रकार के सिविल राइट को डिनाई कर रहा है, तो उस टाइम में सूट फॉर डिक्लेरेशन मेंटेन नहीं होगा। कहने का मतलब है सूट फॉर डिक्लेरेशन किसी राइट के लिए मिला है, अगर कोई राइट ही परफॉर्म नहीं हो रहा है, कोई राइट ही साबित नहीं हो रहा, तो सूट फॉर डिक्लेरेशन मेंटेन नहीं होगा। अगर कोई राइट साबित हो रहा है कि इस व्यक्ति का वहां राइट है, तभी वो सूट फॉर डिक्लेरेशन जो है डिग्री होगा। इंजंक्शन टू प्रिवेंट, नेगेटिव एग्रीमेंट को रोकने के लिए। गुजरात बॉटलिंग के केस में द कोर्ट ने कहा कि इंजंक्शन जो है नेगेटिव कॉवेनेंट को रिफ्यूज किया जा सकता है अगर ये एम्प्लॉय जो है वो खुद जो है उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है, एम्प्लॉय जो है उसके अंदर खुद ही कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उस मामले में आप परफॉर्म नहीं करवा सकते। आई होप आपको आज का ये जो कंसेप्ट है परपेचुअल और मैंडेटरी इंजंक्शन के रिगार्डिंग समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का ये कंसेप्ट आपने एंजॉय किया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो और फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है कि फर्दर आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, फर्दर जो भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक सेकंड चीज ये कि आप रिवीजन भी करते रहिए, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जैसे कहते हैं ना कि फेलियर्स आर द पिलर ऑफ द सक्सेस, उसी तरीके से रिवीजन इज द की टू सक्सेस होता है। तो हमें रिवीजन भी करते रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस जो लेक्चर है अदर जो एक्ट है जो आपकी कंप्लीट हो चुकी है आपने कंप्लीट कर उनकी बार बार रिवाइज करते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, डू हार्ड वर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।